बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है वो मैं सॉरी करना चाहूँगा कि मैं जो है वो आपके लेक्चर्स जो है वो अपडेट नहीं कर सका। उसकी वजह ये थी कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें जो है वो मैं काफ़ी ज़ख्मी हो गया था और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जो है वो फिर जो है वो मैं आप लोगों के लेक्चर जो है वो अपडेट नहीं कर पाया। सो अब जो है वो इंशाल्लाह मैं काफ़ी बेटर हूँ और ट्राई करूँगा कि आप लोगों के जो जितनी भी पीछे हमारी डेफिशिएंसीज रह गई इंशाल्लाह वो कवर अप हो सकें। सो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हमारा टॉपिक जो है वो है रिपोर्टिंग द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टूडेंट्स, हमने जो है वो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट उसको प्रिपेयर करना जो है वो सीखना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट पे बात करने से पहले थोड़ी सी हम जो है वो मैं आपको जो है वो एक मेमोराइज जो है वो करवाना चाहूँगा कि पिछले सेमेस्टर के अंदर जब हमने बात की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तो वहाँ पे जो है वो हमने पढ़ा था कि 4 बेसिक टाइप्स होती हैं, 4 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। उन्हीं 4 जो है वो स्टेटमेंट्स में से कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जो है वो एक स्टेटमेंट है। वो 4 कौन-कौन सी हैं उसमें जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बैलेंस शीट है, ठीक है। कि बैलेंस शीट बनाई जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को जो है वो चेक करने के लिए एज़ ऑन अ पर्टिकुलर डेट। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट है, तो इनकम स्टेटमेंट के बनाई जाती है इन ऑर्डर टू असर्टन द प्रॉफिट और लॉस। जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट कमाया या जो है वो उसे लॉस हुआ वो फाइंड करने के लिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। उसके बाद बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो थर्ड पे आती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो इसके ऊपर हम जो है वो बड़ी कम्प्रीहेंसिव गुफ्तगू जो है वो करेंगे इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर। और एंड पे हमारे पास होती है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स या शेयर होल्डर्स इक्विटी स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। बेसिकली इसमें हमने ये चीज़ देखनी होती है कि पिछले किसी साल का हमारे पास जो है वो कितना हमारे पास पड़ा हुआ था, मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स में बैलेंस, इस साल प्रॉफिट कितना हुआ और इस साल डिविडेंड कितना इशू किया गया और उसके बाद जो है वो अब हमारे पास जो है वो बाकी कितना जो है वो रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस जो है वो रह चुका है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे अब जो है वो हम बात करने जा रहे हैं अपनी जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की। तो पहले सबसे पहले हमें ये समझना है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है क्या। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स एग्रीगेटेड डाटा रिगार्डिंग ऑल कैश इनफ्लोज। ठीक है, कह रहा है जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी कैश इनफ्लोज के बारे में जितना भी मतलब डाटा होता है वो सारे का सारा हमें प्रोवाइड करती है। एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरे एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान कितना कैश इनफ्लो हुआ। जैसे कि वो कह रहा है कैश इनफ्लोज अ कंपनी रिसीव्स फ्रॉम इट्स ऑन गोइंग ऑपरेशंस एंड एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट सोर्सेज। वो कह रहा है कि ऑपरेशन से कंपनी के पास कितना कैश इनफ्लो हुआ और एक्सटर्नल सोर्सेज से कंपनी के पास कितना कैश आया। उसके बाद वो कह रहा है इट आल्सो इंक्लूड्स ऑल कैश आउटफ्लोज। जहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें कैश इनफ्लो के बारे में बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितना कैश आ रहा है, उसके साथ साथ ये स्टेटमेंट हमें ये भी बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन से कितना कैश जो है वो आउटफ्लो होता रहा ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इट आल्सो इंक्लूड्स आर कैश आउटफ्लो दैट पे फॉर बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। वो कह रहा है बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए कंपनी कितना कैश पे करती रही और जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए कंपनी से कितना कैश जाता रहा, वो सारे का सारा जो है वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। बेटा इन शॉर्ट, कंपनी के अंदर एक साल के दौरान, एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान कितना कैश आया, ठीक है, मुख्तलिफ सोर्सेज से, और कितना कैश जो है वो डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर उसकी डिसबर्समेंट हुई, कितना कैश हमारे इस कंपनी से निकल के बाहर गया, उसकी जो है वो एक डिटेल्ड हमें जो डिटेल मिलती है वो डिटेल हमें मिलती है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। आई होप कि आप लोगों को जो है ये क्लियर हो चुका होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली इसका पर्पज़ क्या होता है। इसका पर्पज़ यही होता है कि हमने ये देखना होता है कि हमारी कंपनी में टोटल कितना कैश इनफ्लो हुआ और टोटल कितना कैश जो है वो हमारे से आउटफ्लो हुआ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम बात करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर किस तरह से की जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो इसके कितने जो है वो आगे सेक्शंस हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे फिर जो है वो एक यहाँ पे मेमोराइज़ करवाता हूँ
कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमने जो है वो इसको डिस्कस किया हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो है वो हम कितने हेड्स को जो है वो कंसिडर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए हमें 3 तरह की एक्टिविटीज़ को जो है वो कंसिडर करना पड़ता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास होती हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हमने सबसे पहले ऑपरेशंस को देखना होता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कंपनी के अंदर जो है वो कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कंपनी से आउटफ्लो हुआ। और उसके बाद थर्ड और लास्ट जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। उसमें हमने ये देखना होता है कि कंपनी ने जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कंपनी के अंदर कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ। सो स्टूडेंट्स, इन सभी चीज़ों को जो है वो हम वन बाय वन जो है वो तीनों एक्टिविटीज़ को जो है वो हम पहले इनको कंसिडर करेंगे, समझेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो इंशाल्लाह इसके जो है वो कम्प्रीहेंसिव न्यूमेरिकल्स जो है वो करेंगे। सो इन एक्टिविटीज़ पे आने से पहले स्टूडेंट्स एक चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो क्लियर करना चाहूँगा, और वो ये है कि पहले हमें ये समझना है कि रिलेशन क्या है कैश का एसेट्स के साथ, और उसके बाद रिलेशन क्या है कैश का इक्विटी और लाइबिलिटीज़ के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे देखें, पहले जो है वो मैंने लिखा हुआ है रिलेशन ऑफ कैश विद एसेट्स, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने जो है वो एरो बनाया हुआ है। एरो में जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि इस एरो का मतलब चूँकि ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स कि इंक्रीज़, ठीक है। इंक्रीज़ इन एसेट्स विल रिज़ल्ट इन डिक्रीज़ इन कैश, ठीक हो गया। ये स्टूडेंट्स, ये इसका रूल है, इसको आपने जो है वो जहन नशीन अच्छी तरह से कर लेना है, समझ लेना है। कंसेप्चुअली मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। इंक्रीज़ इन एसेट्स, वो कह रहा है जब एसेट्स में इंक्रीज़ होता है तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, डिक्रीज़ इन कैश। कैसे? मिसाल के तौर पे मैं जो है वो एक मशीन परचेज़ करता हूँ, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब मैंने मशीन परचेज़ की तो मेरे पास एसेट आया, इट मीन्स के एसेट्स के अंदर इजाफा हुआ, इंक्रीज़ इन एसेट हुआ, ठीक है। लेकिन जब मैंने मशीन परचेज़ की तो मैंने कैश भी पे कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि जब मेरे पास एसेट में इजाफा हो रहा है तो उसी एसेट को ख़रीदने के ऊपर जो है वो मैं कैश पे कर रहा हूँ, तो इट मीन्स के कैश में कमी हो रही है। सो ये वही पहली बात जो हो गई हमारे पास कि इंक्रीज़ इन एसेट विल रिज़ल्ट इन डिक्रीज़ इन कैश, ठीक है। सिंपल वर्ड्स के अंदर आपने ये चीज़ जो है वो याद रख लेनी है कि जब एसेट्स में इजाफा होता है तो कैश में कमी होती है। नीचे मैंने जो है वो डाउन एरो जो है वो दिया हुआ है, तो डाउन एरो इन एसेट्स मतलब डिक्रीज़ इन एसेट्स विल रिज़ल्ट इन इंक्रीज़ इन कैश। मतलब जब एसेट्स में कमी हुई तो इसका मतलब है कि कैश में जो है वो इजाफा हुआ, ठीक है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ होती है हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल या हमारे डेटर्स जो होते हैं। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने जो है वो पैसे लेने होते हैं। डेटर्स होते हैं हमारे एसेट्स। अब डेटर्स, लेट्स सपोज के हमने किसी बंदे से जो है वो 20,000 रुपया लेना था, तो वो बंदा था हमारा डेटर, और डेटर हमारा एसेट है। उस बंदे ने हमें पैसे दे दिए, 20 के 20,000 दे दिए। इट मीन्स कि हमारे एसेट्स में 20,000 की कमी हो गई। कौन से एसेट में? डेटर्स। डेटर्स जो पहले 20,000 के थे वो ज़ीरो हो जाएंगे जब वो बंदा पैसे दे देगा। डेफिनेटली उस बंदे के ज़िम्मे तो अब कोई पैसे नहीं रहे। इट मीन्स के डेटर्स का बैलेंस ज़ीरो। डेटर्स एसेट है, एसेट में कमी हुई, ठीक है। साथ ही जब उस बंदे ने हमें 20,000 दिया, डेटर ज़ीरो हो गए, तो कैश में 20,000 का इजाफा हो गया, ठीक हो गया। तो इट मीन्स कि डिक्रीज़ इन एसेट्स जब होता है उससे कैश में जो है वो इजाफा हो जाता है। इसी तरह अगर हम किसी जो है वो फ़िज़िकल एसेट की बात करें, टेंजिबल एसेट की बात करें तो हमारे पास लेट्स सपोज एक जो है वो कोई व्हीकल पड़ी हुई है बिज़नेस की प्रॉपर्टी के अंदर, बिज़नेस का एसेट है, ठीक है। हम जो है वो उस व्हीकल को सेल कर देते हैं, ठीक है। जब हम उसको सेल करेंगे तो एसेट्स में कमी होगी या इजाफा होगा, तो डेफिनेटली आप लोगों का जवाब ये होगा कि उस वक्त एसेट्स में कमी होगी, ठीक है। सो जब हमने उसको बेचा तो एसेट्स में कमी हुई, बेचेंगे तो डेफिनेटली कैश आएगा, ठीक है। तो एसेट्स में कमी हुई लेकिन उसके साथ ही हमारे पास कैश इनफ्लो हो गया, कैश में इजाफा हो गया, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है कि एसेट्स का कैश के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। मतलब जब एसेट्स में इजाफा होता है तो कैश में कमी होती है, जब एसेट्स में कमी होती है तो कैश में होता है इजाफा। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने जो है वो समझना है रिलेशन ऑफ कैश विद इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ठीक हो गया। तो कैश का क्या रिलेशन है इक्विटी के साथ और लाइबिलिटीज़ के साथ। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग समझ लें कि कैश का इक्विटी के साथ और लाइबिलिटीज़ के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है या पॉजिटिव रिलेशन है। कि मतलब जब इक्विटी में या लाइबिलिटीज़ में इजाफा होता है तो कैश में भी इजाफा होता है, और जब
इक्विटी या लाइबिलिटी दोनों चीज़ों में से किसी में कमी होती है तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि कैश में भी अल्टीमेट कमी होती है। हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स जो है वो इक्विटी की। तो इक्विटी में पहले ये नीचे देख लें, मैंने लिखा हुआ है इक्विटी में चीज़ें कौन कौन सी हैं। कॉमन स्टॉक है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, ट्रेजरी स्टॉक और डिविडेंड्स हैं। अगर इक्विटी में हम कॉमन स्टॉक की बात करें तो कॉमन स्टॉक से मुराद होता है नंबर ऑफ़ शेयर जो कंपनी ने इशू करके पैसे जो है वो इकट्ठे किए होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इक्विटी में अगर हम कॉमन स्टॉक को देखें तो जब कॉमन स्टॉक मतलब नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू करके जो लोगों से कैपिटल इकट्ठा किया गया होता है वो कॉमन स्टॉक होता है, ठीक है। तो अगर कॉमन स्टॉक में इजाफा होता है तो इट मीन्स के कंपनी ने मोर नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू किए हैं जिससे इक्विटी में हुआ इजाफा। कॉमन स्टॉक में इजाफा से मुराद इक्विटी में इजाफा है, और इक्विटी में जब इजाफा होता है या ज़्यादा पहले से ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर्स हम इशू करते हैं। लेट्स सपोज कंपनी ने 1000 नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू कर रखे थे, कंपनी ने मज़ीद 1000 नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू कर दिए, तो उससे क्या हुआ, कॉमन स्टॉक में 1000 का इजाफा हुआ। कॉमन स्टॉक में 1000 का इजाफा इक्विटी में 1000 इजाफे का सबब बनेगा। जब इक्विटी में 1000 शेयर्स का इजाफा हुआ तो इसका मतलब है कि ज़रूर हमारे पास 1000 शेयर्स का कैश इनफ्लो भी हुआ होगा, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ पे हमारी ये बात क्लियर होगी कि जब इक्विटी में इजाफा होता है तो कैश में भी इजाफा होता है। अब बेटा अगर हम लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटीज़ में देखा जाए तो देखें लाइबिलिटीज़ में हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज लॉन्ग टर्म डेट को हम ले लेते हैं। तो मतलब हम किसी पार्टी से, किसी बैंक से, किसी इंडिविजुअल से हम कर्ज़ा लेने लगे हैं एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो जब हमने उससे कर्ज़ा लिया तो हमारी लाइबिलिटी में डेफिनेटली इजाफा होगा क्योंकि वो कर्ज़ा हमारी ज़िम्मेदारी बनेगी और हमें उसको जो है वो रीपे करना पड़ेगा। सो अब हमने उस बंदे से जो है वो कर्ज़ा लिया, ठीक है, वो कर्ज़ा हमारी लाइबिलिटी बन गया। लाइबिलिटी जब हमने वो कर्ज़ा लिया तो हमारी लाइबिलिटी में हुआ इजाफा, लाइबिलिटी में इजाफा हुआ, साथ ही कैश में भी इजाफा होगा। कैसे? जिस बंदे से कर्ज़ा लेंगे डेफिनेटली कैश में कर्ज़ा लेंगे तो कैश तो हमारे पास आएगा, तो कैश में भी इजाफा हो जाएगा, ठीक हो गया, ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम इक्विटी की बात करें कि हम जब इक्विटी में कमी होती है, डिक्रीज़ होती है इक्विटी, तो तब जो है वो डिक्रीज़ इन कैश कैसे होता है। तो देखें इक्विटी में एक चीज़ मैंने आपके सामने रखी हुई है, डिविडेंड्स। डिविडेंड क्या होते हैं बेटा? डिविडेंड वो वाले पैसे होते हैं, प्रॉफिट का वो पोर्शन होता है जो शेयर होल्डर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक हो गया। तो बेटा डिविडेंड जो चीज़ है, डिविडेंड जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या इशू करते हैं तो उससे इक्विटी में कमी होती है, ठीक हो गया, क्योंकि इक्विटी में से हमने इसको ये जो है वो माइनस हो जाता है। तो डिविडेंड इशू करने की वजह से हमारी इक्विटी में कमी होती है, और इक्विटी में कमी जो है वो उसकी वजह से हमारे कैश में भी कमी होती है, क्योंकि डिविडेंड हम जब इशू करेंगे तो हमारे पास कैश ज़रूर हम वो कैश में इशू करेंगे डिविडेंड। लेट्स सपोज किसी बंदे का प्रॉफिट जो है वो बन रहा है 50 रुपये, हम उसको 50 रुपये दे देंगे तो इट मीन्स के डिविडेंड भी उसको दे दिया, इक्विटी में भी कमी हो गई, उसके साथ साथ कैश में भी जो है वो 50 रुपये की कमी आ गई, ठीक है। इसी तरह लाइबिलिटीज़ में जब कमी होती है तो कैश में कमी कैसे होती है? जैसे मैंने लिखा हुआ है, डिक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़ विल रिज़ल्ट इन डिक्रीज़ इन कैश। तो यहाँ पे बेटा ये चीज़ देखें, जैसे लॉन्ग टर्म डेट की हमने वहाँ पे एग्जांपल ली थी, हमने कर्ज़ा लिया था तो कैश में इजाफा हुआ था। जब कर्ज़ा वापस करेंगे तो हमारे सर से बोझ उतरेगा, मतलब हमारी लाइबिलिटीज़ में कमी होगी। तो जब लाइबिलिटीज़ में कमी होगी तो हमारे पास मौजूदा कैश जो है उसमें भी कमी होगी, ठीक है बेटा। ये आप लोगों ने रिलेशन इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया। मैं इसको जो है वो सम अप करता हूँ कि रिलेशन जो कैश का होता है एसेट्स के साथ बेटा वो होता है इन्वर्स रिलेशन, ठीक है, और लाइबिलिटीज़ और इक्विटी के साथ कैश का पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब जब लाइबिलिटी या इक्विटी में इजाफा होगा तो कैश में भी इजाफा होगा, और अगर लाइबिलिटी या इक्विटी में कमी होती है तो कैश में भी कमी होगी, ठीक हो गया बेटा। अब हम आ जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट की तरफ। तो फॉर्मेट पे मज़ीद जो है वो जाने से पहले जो है वो हम 3 तरह की एक्टिविटीज़ जैसे पहले जिक्र कर चुके कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हमने कैश जो है वो कैसे फाइंड करना है, फॉर्मेट मैंने आप लोगों को पहले लिखवा दिया हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर के आप अपने नोट्स खोलिएगा, वहाँ से ये चीज़ जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक हो गया। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखें, 3 तरह की एक्टिविटीज़ हम जो है वो जिक्र हमने किया। तीनों तरह की एक्टिविटीज़ का एंडिंग बैलेंस हम जो है वो आपस में प्लस माइनस करके
जो है वो फाइंड करते हैं कि एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास टोटल कितना कैश है इन हैंड। ठीक हो गया। तो तीनों तरह की एक्टिविटीज़ को पहले हमें जो है वो अलग अलग हर एक एक्टिविटी को जो है वो कंसिडर करना होता है, मतलब उसको जो है वो फाइंड आउट या सॉल्व करना होता है। उसके बाद हम तीनों एक्टिविटीज़ के एंड आंसर्स को प्लस माइनस करके हम जो है वो उससे एंडिंग अपना कैश जो है वो फाइंड करते हैं। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में अगर हम बात करें, देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने लिखना है ऊपर जैसे कंपनी का नाम हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। उसके बाद हम जो है वो उसकी डेट लिखते हैं जिस डेट को कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं। उसके बाद हमने सबसे पहले ऊपर मार्कर के साथ लिखना होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। जब बेटा हम इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमने लिखनी होती है वो हमने लिखनी होती है नेट इनकम। देखें बेटा, इससे पहले हमने बात की थी इनकम स्टेटमेंट की, ठीक है। हमने भी जब कहा कि 4 स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, उसके बाद हमने जिक्र किया कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो बेटा याद रखिएगा, इनकम स्टेटमेंट जहाँ पे ख़त्म होती है मतलब वो एंड होती है नेट इनकम पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट वहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो नेट इनकम हमने सबसे पहले लिख दी। उसमें बेटा हमने सबसे पहले ऐड करने होते हैं अपने नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक हो गया। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस में बेटा हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो हमने एक्चुअली कैश में पे नहीं किया होता, लेकिन हम इसको जो है वो नेट इनकम फाइंड करते वक्त माइनस कर चुके होते हैं। बेटा वो वाले सारे एक्सपेंसेस जो हमने एक्चुअली कैश में पे किए वो तो चलें ठीक है, उन एक्सपेंसेस की वजह से हमारी कैश में वाक़यातन कमी हुई थी तो हमने उनको नेट इनकम फाइंड करते हुए माइनस किया था इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए। लेकिन डेप्रिसिएशन वो एक्सपेंस है जो हमने नेट इनकम फाइंड करते हुए इनकम स्टेटमेंट में माइनस किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास से कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ था डेप्रिसिएशन के हेड के अंदर। तो बेटा सबसे पहले हमने नेट इनकम में अपने नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करना है। उसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस में दो हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो ऐड हमने कर दिया। उसके बाद बेटा अब जो है वही वाला रोल कि इंक्रीज़ इन एसेट्स डिक्रीज़ इन एसेट्स वो चीज़ें आज आ गई हैं आगे हमारे पास। उसके बाद वो कह रहा है हमने माइनस कर देना है इंक्रीज़ इन अकाउंट्स रिसीवेबल। वो कह रहा है अगर अकाउंट्स रिसीवेबल में इजाफा हो रहा है तो आप उसको कर दें माइनस। अब बेटा इसको माइनस क्यों करना है? माइनस इसलिए करना है कि अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा एसेट है और हमने कहा हुआ है, रूल अभी हमने पढ़ा, हमने कहा एसेट में जब इजाफा होता है तो कैश में कमी होगी, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे जो है वो उसने लिखा हुआ है, पहले उसने लिखा डेप्रिसिएशन के नीचे देखें उसने माइनस लिखा हुआ है और नीचे फिर उसने एरो दिया कि माइनस कर दें इंक्रीज़ इन अकाउंट्स रिसीवेबल को, ठीक हो गया। तो यहाँ से ये बात क्लियर होगी कि अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, एसेट में अगर इजाफा हो रहा है तो हमने उसको माइनस करना है। उसके बाद अगर नीचे आए इंक्रीज़ इन अकाउंट्स रिसीवेबल के नीचे उसने प्लस का साइन दिया हुआ है और उसने और भी लिखा हुआ है। वो कह रहा है अगर तो इंक्रीज़ इन अकाउंट्स रिसीवेबल है तो आपने माइनस करना है और प्लस कर देना है डिक्रीज़ इन अकाउंट्स रिसीवेबल, कि अगर अकाउंट्स रिसीवेबल में कमी हो रही है तो आपने उसको जो है वो प्लस कर देना, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स होते हैं। डेटर्स जब हमें पैसे देते हैं तो डेटर्स के बैलेंस में कमी होती है, मतलब एसेट में कमी होती है, लेकिन पैसे आ जाते हैं तो इसका मतलब है कैश में इजाफा होगा तो हमने प्लस डिक्रीज़ इन अकाउंट्स रिसीवेबल कर देना है। उसके बाद बेटा आगे उसने उसके नीचे डिक्रीज़ इन अकाउंट्स रिसीवेबल के नीचे उसने माइनस का साइन दे के डाउन एरो दिया हुआ है। डाउन एरो के नीचे लिखा हुआ है इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बेटा हमारा एसेट है, एसेट में जब इजाफा होता है तो यू नो कि हम उसको माइनस ही करते हैं, इसलिए उसने किया माइनस डाउन एरो इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री। आगे उसने लिख दिया और प्लस डाउन एरो डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री। वो कह रहा है अगर इन्वेंट्री में कमी होती है तो आपने उसको प्लस करना है। प्लस अब क्यों करना है? देखिए बेटा इन्वेंट्री एसेट है, एसेट में कमी, इन्वेंट्री में कमी तब होगी जब हम इन्वेंट्री को सेल करेंगे, बेचेंगे, और जब बेचेंगे बेटा यू नो कि कैश आएगा। जब कैश आएगा तो हमने उसको प्लस ही करना है, ठीक हो गया। उसके बाद उसने किया माइनस डाउन एरो इंक्रीज़ इन अदर करंट एसेट्स। वो कह रहा है बाकी अगर कोई करंट एसेट्स हैं उनमें इजाफा हो रहा है तो आप उसको भी माइनस कर दें। बेटा ये चीज़ तो अपने पल्ले से बांध लेना कि एसेट में एसेट किसी भी किस्म का हो, जब उसमें इजाफा होगा तो हमने उसको माइनस करना है, जब उसमें कमी होगी तो हमने उसको प्लस करना है। नीचे उसने किया प्लस आर प्लस डाउन एरो डिक्रीज़ इन अदर करंट एसेट। वो कह रहा है अगर अदर करंट एसेट्स हैं
ठीक है। वो कह रहा है उनमें अगर जो है वो कमी हो रही है तो आप उसको प्लस कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा आगे जो है वो बात फिर आ गई करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में। तो डिक्रीज़ इन अदर करंट एसेट्स के नीचे उसने प्लस डाउन एरो, इंक्रीज़ इन अकाउंट्स रिसीवेबल। अब देखें बेटा अकाउंट्स रिसीवेबल हमारी लाइबिलिटी है और वो कह रहा है कि इंक्रीज़ इन अकाउंट्स रिसीवेबल अगर होगा तो आपने उसको प्लस करना है। ठीक हो गया। और माइनस उसने किया हुआ है डाउन एरो दे के, वो कह रहा है डिक्रीज़ इन अकाउंट्स पेबल। वो कह रहा है अगर अकाउंट्स पेबल में कमी हो रही है तो आप उसको माइनस कर दें। अकाउंट्स पेबल बेटा होते हैं हमारे क्रेडिटर्स, ठीक है, जिन लोगों के पैसे हमने देने होते हैं। और वो कह रहा है कि जब क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेबल में कमी होती है तो इसका मतलब है कि हम उन लोगों को पैसे दे के उनसे अपनी जान छुड़ा रहे हैं। तो जब हम उन लोगों को पैसे देंगे तो हमारे अकाउंट्स पेबल या क्रेडिटर्स कम होंगे, डिक्रीज़ इन अकाउंट्स पेबल होगा। और डिक्रीज़ इन अकाउंट्स पेबल को वो कह रहा है कि आप माइनस कर दें, क्योंकि जब आप अपने उन लोगों के पैसे देंगे जिन लोगों के पैसे आपने देने थे तो आपके पास मौजूदा कैश में जो है वो कमी होगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद बेटा वो कह रहा है इक्वल का साइन उसने दिया और वो कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ तक हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फर्स्ट पोर्शन सॉल्व हो जाएगा, जो होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब बेटा अगर हमारा जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का बैलेंस आता है पॉजिटिव, ठीक हो गया, तो हमने लिखना होता है हमने लिखना होता है कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और अगर हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का बैलेंस आ जाता है नेगेटिव, मतलब इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करने के बाद अगर बैलेंस नेगेटिव आ जाता है तो हमने लिखना होता है कैश यूज्ड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये बेटा हमारा यहाँ तक जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो है वो हमारा फर्स्ट पोर्शन सॉल्व हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो यहाँ तक अभी तक हमने जो है वो जो चीज़ें सीखी उसमें हमने पहले जिक्र किया कि 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन को देखा। उसके बाद हमने जो है वो रिलेशनशिप जो है वो समझा एसेट्स का कैश के साथ और एसेट्स का कैश का लायबिलिटीज़ और इक्विटी के साथ। उसके बाद हमने डिस्कस किया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ या अपने जो है वो ऑपरेशंस।